नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्ने सफी का उपन्यास जंगल में लाश। दूसरे दिन सुबह फरीदी, हमीद और सरोज ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रहे थे। फरीदी ने रात वाली बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन हमीद के पेट में चूहे कूद रहे थे। वह अपनी कारगुजारियां एक हसीन औरत के सामने दोहराने के लिए बेचैन था। बातचीत के दौरान कई बार उसने इस टॉपिक की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फरीदी ने हर बार उसे साफ उड़ा दिया। आखिरकार थोड़ी देर बाद हमीद भी समझ गया कि फरीदी रात वाली बात सरोज के सामने नहीं लाना चाहता। वह अपनी आदत के हिसाब से चहक रहा था, बात बात पर चुटकुले छेड़ रहा था। वाकई साहब, आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, सरोज ने कहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके ख्याल की तारीफ कर सकूं, हमीद ने जवाब दिया। लेकिन मुझ में हिम्मत है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। आपकी हिम्मत का क्या कहना, बड़े बड़े आपका लोहा, तांबा, पीतल, गिलट यानी हर किस्म की धातु मानते हैं। सरोज हंसने लगी और फरीदी सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। इतने में एक नौकर हाथ में एक लिफाफा लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। अभी एक आदमी है, लिफाफा दे गया है, नौकर ने लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फरीदी कत निकालकर पढ़ने लगा, फिर उसने वह कागज सरोज की तरफ बढ़ा दिया। यह ठाकुर दिलबीर सिंह का खत है। आदाब। मैं शाम को आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद आप बहुत ज्यादा बिजी थे। यह सरोज यहाँ आने पर रजामंद ना होती होगी। मुझे बहुत अफसोस है। मैं सरोज को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। गुस्से में मैंने उसे वह सब कुछ कह डाला जो मुझे ना कहना चाहिए था। अगर सरोज बूढ़े ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार करके उसकी गलती को माफ न कर सके तो मुझे कोई ऐतराज न होगा। सरोज को लेकर जल्द आइए ताकि मैं अपनी जिंदगी में उससे माफी मांग लूं। आपका दिलबीर सिंह। सरोज की आंखों में आंसू छलक आए। ठाकुर के खत ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। मैं जरूर जाऊंगी फरीदी साहब। ठाकुर साहब वाकई परेशान होंगे, सचमुच, पर मुझे बेटी की तरह मानते हैं, सरोज ने आंसू पोंछकर कहा। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, चलिए मैं आपको पहुंचाऊं। मैं खुद आज ठाकुर साहब से मिलने का इरादा कर रहा हूँ। वाकई बड़ी खूबियों के बुजुर्ग हैं, उनसे मिलकर मुझे सुकून मिलता है, फरीदी ने सिगार सुलगा कर कश लेते हुए कहा। मेरा ख्याल तो है कि, हमीद ने कहा, लेकिन फरीदी की तेज नजरों से घबराकर अपनी बात पूरी न कर सका। हाँ, आपका ख्याल क्या है, सरोज ने हमीद से पूछा। मैं हमीद ने फरीदी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप जरूर जाइए। थोड़ी देर के बाद फरीदी, सरोज, हमीद धर्मपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार सरोज के मकान के फाटक पर आकर रुकी, उसका ग्रेहाउंड कुत्ता दिम हिलाता हुआ दौड़ा आया। जैक, जैक, सरोज उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले। आवाज सुनकर ठाकुर छड़ी टेकते हुए बरामदे में निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मोटे मोटे कतरे। उसका मोहब्बत भरा दिल उमड़ आया। सरोज उसके सीने से सिर लगाकर सिसकियां लेने लगी। वह उसके सिर पर हाथ फेरता और रोता जा रहा था। कुछ देर तक दोनों रोते रहे, फिर आंसू पोंछ डाले और सब ड्राइंग रूम में आकर बात करने लगे। भाई, बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे ख्याल से तो कुछ पीना चाहिए, ठाकुर ने कहा। मैं भी शरबत बनवा कर लाती हूँ, सरोज ने उठते हुए कहा और बाहर चली गई। कुछ देर के बाद नौकर ट्रेन के शीशे के खाली गिलास लाया। फरीदी ने गिलास हाथ में उठा लिया। कितना खूबसूरत गिलास है, फरीदी गिलास को अपने रुमाल से साफ करते हुए बोला। अब ऐसी चीजें कहाँ। ठाकुर साहब अपने इन खानदानी गिलासों की पुरानी कहानी सुनाने लगे। फरीदी उनकी बात तो बहुत दिलचस्प सुन रहा था और साथ ही साथ उन गिलासों को उठा उठाकर अपने रुमाल से साफ करता जा रहा था। बस जी चाहता है कि इन्हें देखता ही रहूं, फरीदी ने गिलासों की आस भरी नजरों से देखते हुए कहा। ठाकुर साहब की गिलासों की तारीफ सुनकर और ज्यादा खुश होते जा रहे थे। सरोज गिलास में शरबत लेकर आई और उसने सबके गिलास भर दिए। शरबत पीने के दौरान इधर उधर की बातें होती रहीं। ठाकुर साहब ने धर्मपुर के जंगल के केस के बारे में भी काफी देर तक बातें की। उसके बाद फरीदी और हमीद वापस जाने के तैयार हो गए। सरोज ठाकुर उनके साथ फाटक तक आए। फरीदी ने कार स्टार्ट कर दी। भाई हामिद, मुझे वह गिलास बेहद पसंद आए हैं, फरीदी ने थोड़ी दूर चलकर कार रोकते हुए कहा। तो गाड़ी क्यों रोक दी, हमीद ने हैरत से कहा। मैं इनमें से एक चुराना चाहता हूँ, फरीदी ने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। क्या मतलब, हमीद ने आंखें फाड़ते हुए कहा।
मैं अभी आया, फरीदी ने कहा। हमीद कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसे हैरत थी कि ये फरीदी को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद फरीद लौट आया। उसके हाथ में एक गिलास था। कोई खास परेशानी नहीं हुई। वे लोग गिलास वहीं छोड़ गए थे, फरीदी ने कार में बैठते हुए कहा। दूसरे दिन फरीदी और हमीद कोतवाली गए। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही हाथ बढ़ाकर उनकी तरफ बढ़ा। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था, सुधीर ने फरीदी से हाथ मिलाते हुए कहा। कहिए, कोई खास बात? खास बात सिर्फ इतनी है कि आप 8-10 कांस्टेबल लेकर मेरे साथ चलिए, फरीदी ने कहा। खैरियत? सुधीर ने हैरत से कहा। जल्दी कीजिए, आपका शिकार मेरे चौकीदार में फंस गया है, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए हम लोग जल्दी में नाश्तेदान भी साथ ही लेते आए हैं। हमीद फौरन बोल उठा। तो यह क्यों नहीं कहते कि अभी तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, सुधीर ने कहा। कहिए, कुछ मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है, फरीदी ने कहा। आप जल्दी से अपने आदमियों को तैयार कर लीजिए। मगर जाना कहाँ है? सुधीर ने कहा। जलालपुर। जलालपुर? सुधीर ने हैरत से कहा। आपने कातिल का पता लगा लिया? करीब करीब, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। सुधीर ने एक दीवान को बुलाकर कुछ कहा और खुद ऑफिस के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद असलहे से लैस कांस्टेबल आ गए। पुलिस की गाड़ी, जिस पर सुधीर, हमीद, फरीदी और 8 कांस्टेबल बैठे थे, जलालपुर की तरफ तेजी से भाग जा रही थी। जरा मुझे कुछ पहले से बता दीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से इंतजाम कर सकूं, सुधीर ने कहा। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़ेगी, फरीदी ने जवाब दिया। फिर भी, सुधीर ने कहा, बस इतना समझ लीजिए कि कातिल का पता चलते ही आपको उसके हाथों में हथकड़ियां डाल देनी होंगी। यह तो हो ही जाएगा। यह बताइए कि आखिर कातिल है कौन, सुधीर ने बेचैनी से कहा। घबराइए नहीं, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। जरा होशियारी से रहना, सुधीर ने अपने सिपाहियों की तरफ देखकर कड़ी आवाज में कहा। हाँ भाई, यही वक्त होशियारी का है, हमीद ने हंसकर कहा। और जरा हम लोगों का ख्याल रखना। हमीद साहब, किसी वक्त तो हम गरीबों को माफ कर दीजिए, सुधीर ने कहा। अच्छा, मैं उसी वक्त पर गौर करूंगा, हमीद ने कहा और गौर से फरीदी की जेब की तरफ देखने लगा, जो खुद ब खुद फूलकर पिचक रही थी। अरे, हमीद ने उछलकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपकी जेब। फरीदी ने हमीद का कंधा दबा दिया। हमीद खामोश हो गया। इंस्पेक्टर सुधीर भी चौंक पड़ा। फरीदी ने जल्दी से अपनी हैट इस तरह अपनी टांग पर रख ली कि जेब छिप गई। क्या बात है, सुधीर ने हमीद से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही जरा। दिमाग का एक स्क्रू ढीला होने लगा था, फरीदी ने जुमला पूरा कर दिया। दिलबीर सिंह की कोठी के सामने पुलिस की लॉरी रुकती है। सरोज और दिलबीर सिंह बरामदे में ही बैठे थे। फरीदी के साथ इतने बहुत से कांस्टेबल देखकर सरोज ने धीरे से कुछ कहा। दिलबीर सिंह उठकर खड़ा हो गया। इतने में यह लोग बरामदे में पहुंच गए। भैया फरीदी साहब, कोई ताजा मुसीबत? ठाकुर दिलबीर सिंह ने कहा। कोई खास बात नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। खूब खूब, ठाकुर दिलबीर सिंह ने खुश होते हुए कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे इतनी मोहब्बत रखता है। लोग तशरीफ रखिए। फिर अपने नौकरों को आवाज देते हुए कहा, अरे कोई है, जरा कुर्सियां लाना, गर्मी बहुत शदीद है। दिलबीर सिंह ने कहा, मेरे ख्याल से आप लोग कुछ शरबत पी लीजिए। जी नहीं शुक्रिया, फरीदी ने कहा। कहिए, क्या विमला वाले केस की तहकीकात के सिलसिले में कहीं जा रहे थे? दिलबीर सिंह ने पूछा। जी हाँ, कुछ कामयाबी हुई तो है। क्या मैं कुछ मालूम कर सकता हूँ? दिलबीर सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। क्यों नहीं, फरीदी अपने अंदाज में बोला। एक तो यही खबर आपके लिए दिलचस्प होगी कि रणबीर, विमला और डॉक्टर सतीश का कत्ल एक ही आदमी के इशारे पर हुआ है। अच्छा, दिलबीर सिंह ने हैरत से कहा। वाकई यह खबर दिलचस्प और साथ ही साथ हैरत अंगेज भी है। ठाकुर साहब, फरीदी बोला, क्या आप मुझे विमला का सही हुलिया बता सकते हैं? मुझे उसकी लाश देखने का मौका भी न मिल सका था। बहुत खूब, ठाकुर साहब ने कहकहा लगाकर कहा। अगर कोई अंधा किसी का हुलिया बता सकता हो तो जरूर पूछिए। तो क्या बात है, अब आपको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता? फरीदी ने पूछा। ठाकुर दिलबीर सिंह के माथे पर लकीरें पड़ने लगी। शायद उसे फरीदी का यह सवाल बुरा लगा था। फरीदी साहब, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, दिलबीर सिंह ने कड़क लहजे में कहा। यकीनन, फरीदी ने हाँ में सिर हिलाया।
तो फिर आपको मुझसे मजाक नहीं करना चाहिए, दिलबीर सिंह ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, फरीदी ने कहा, लेकिन अगर आपको इससे तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूँ। खैर खैर, दिलबीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फरीदी भाई, मुजरिमों की गिरफ्तारी कब तक हो जाने की उम्मीद है? सरोज ने कहा। बहुत जल्द, फरीदी मुस्कुराकर बोला। खुदा करे ऐसा ही हो, ताकि हम लोगों की तरफ से आपका शक खत्म हो, सरोज ने गमगीन लहजे में कहा। आप लोगों पर शक? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तौबा तौबा, फरीदी है कहकर अपने स्टाइल में सीटी बजाने लगा। वह दिलबीर सिंह के सामने बैठा हुआ बाग की तरफ गर्दन मोड़े कुछ देख रहा था। अरे सांप, ठाकुर दिलबीर सिंह एकदम से उछलकर बोला। फरीदी की जेब से काला सांप निकलकर उसकी गोद में रेंग रहा था। सब लोग हैरान होते। सांप दिखाई देते हैं ठाकुर साहब, फरीदी ने रिवॉल्वर निकालकर ठाकुर दिलबीर सिंह की तरफ तानते हुए कहा। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करना। ठाकुर दिलबीर सिंह के हाथ से उसकी छड़ी छूट गई। तुमने उठने की कोशिश की और मैंने गोली चलाई, फरीदी ने तेज लहजे में कहा। सुधीर साहब, हथकड़ी। ठाकुर दिलबीर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। यह आपने क्या किया फरीदी भैया? सरोज चीख पड़ी। इनकी आंखों का इलाज बगैर ऑपरेशन, अब इन्हें अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है, हमीद ने हंसकर कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप आंखों के डॉक्टर भी हैं? अरे अरे, यह क्या हो रहा है? सरोज बेबसी से बोली। घबराओ नहीं सरोज बहन, शुक्र करो कि तुम बच गई, वरना कुछ दिन बाद तुम भी विमला का साथ देती नजर आती। अगर कुछ और ज्यादा जानना चाहती हो तो कल शाम मुझसे मिलना, मैं घर पर ही रहूंगा। ठाकुर दिलबीर सिंह सिर झुकाए बैठा था। उठिए सरकार, सुधीर ने उसे ठोकर लगाते हुए कहा। दिलबीर सिंह झल्लाकर खड़ा हो गया और हथकड़ी में जकड़े हुए हाथ उठाकर इतनी जोर से सुधीर के सिर पे मारा कि सुधीर चकराकर दीवार से टकरा गया। 8 सिपाही दिलबीर सिंह पर टूट पड़े। सरोज चीखने लगी। ठाकुर दिलबीर लॉरी में बेसुध पड़ा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और लॉरी शहर की तरफ भागी जा रही थी। उसी शाम को पुलिस ने दिलबीर सिंह के मकान पर छापा मारा। काफी तलाश के बाद आखिरकार फरीदी उसके कारखाने का पता लगाने में कामयाब हो ही गया था, जिसमें दिलबीर सिंह ने कोकीन बनाने का कारखाना कायम कर रखा था। वहां से काफी कोकीन बरामद हुई। इसके बाद वह और हमीद ड्राइंग रूम में आ बैठे। सरोज पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, फरीदी ने सरोज से कहा। हालांकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस जाल से फंसने से बच गए। अगर दिलबीर सिंह को कभी तुम पर जरा सा भी शक हो जाता कि तुम उसका राज जान गई हो तो तुम्हारा भी वही अंजाम होता जो विमला का हुआ। लेकिन आपको इन सब बातों का पता कैसे चला? सरोज बोली। जब मुजरिम मेरी गिरफ्त में आ जाता है तो मैं जिस तरह चाहता हूँ आसानी से सब उगलवा लेता हूँ। दिलबीर सिंह भी इस कैद में नहीं बल्कि उसके साथी भी उसका साथ दे रहे हैं। ये सब शहर के छटे हुए शरीफ बदमाश हैं। आखिर विमला इन लोगों के जाल में कैसे फंस गई? सरोज ने कहा। इसी वक्त सुनोगी? फरीदी ने सिगार सुलगते हुए कहा। खैर सुनो, एक दिन जब तुम घर पर नहीं थी तब विमला ने दिलबीर सिंह को कुछ लिखते हुए देख लिया। उसे हैरत हुई होगी और हैरत की बात भी है क्योंकि अंधे लिखा नहीं करते। दिलबीर सिंह को एहसास हो गया। उस वक्त उसे यही समझ में आया कि विमला को ले जाकर तहखाने में बंद कर दे। दिलबीर विमला की तहरीर लेकर उसे तहखाने में बंद करके चला आया। यह फौरी काम उसने इसलिए किया था ताकि अपने दूसरे साथियों से राय लेने के बाद वो दूसरी कार्रवाई कर सके। तुम्हारे आने पर उसने विमला का खत तुम्हें दे दिया था और तुम मुतमईन हो गई थी। क्यों, है ना यही बात? दिलबीर सिंह ने अपने साथियों से राय मशवरा किया जिसमें डॉक्टर सतीश भी शामिल था। डॉक्टर सतीश ने जो राय दी उस पर सब राजी हो गए। इसलिए वहीं तहखाने में तेज रोशनी का इंतजाम कर विमला और सतीश की एक तस्वीर खींची गई। वह तस्वीर मुझे मिल गई, लेकिन वह ऐसी नहीं कि तुम्हें दिखला सकूं। बहरहाल विमला से कहा गया कि उसने दिलबीर सिंह का राज किसी को जाहिर किया तो वह तस्वीर उसके घर वालों और उसके मंगेतर के पास भेज दी जाएगी। इतना कुछ कर लेने के बाद भी उन लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। किसी तरह उनके हाथ में विमला के मंगेतर का एक खत लग गया जिससे जाहिर हुआ कि शायद इन दोनों के माँ बाप में कुछ झगड़ा हो गया है और वह लोग शादी करने पर रजामंद नहीं। इस खत को देखते ही दिलबीर सिंह ने एक स्कीम बनाई। वह यह थी कि अगर उस दौरान यदि रणवीर और विमला कहीं गायब कर दिए जाएं तो उनके माँ बाप यही समझेंगे कि
शायद रणधीर विमला को कहीं भगा ले गया। इस स्कीम को शुरू करने के लिए डॉक्टर सतीश विमला का हमदर्द बन गया। उसने वह खत उसी के सामने जला दिया। उससे कहा कि तुम रणधीर को एक खत लिखो कि वह तुम्हें यहाँ से आकर निकाल ले जाए। डॉक्टर सतीश ने विमला को अच्छी तरह इत्मीनान दिलाया कि वह उसकी पूरी पूरी मदद करेगा। रणधीर का जवाब आने पर उन्हें मालूम हो गया कि वह कब आ रहा है। जहाँ तक दोनों के कत्ल कर देने की स्कीम का सवाल है, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से काम किया, लेकिन और ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में पुलिस को भी इसमें उलझा लेने की स्कीम बनाकर धोखा खा गए। हालांकि उनकी स्कीम थी बड़ी शानदार। उनका ख्याल था कि विमला और रणधीर के इस तरह गायब हो जाने से विमला के माँ बाप इन दोनों का हुलिया जारी करेंगे। जब पुलिस को मालूम होगा कि धर्मपुर के जंगल में लाश देखने वाला रणधीर था, तो पुलिस और ज्यादा सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर देगी। और शायद होता भी ऐसे ही, अगर ठीक वक्त पर जंगली गीदड़ हमारी मदद न कर बैठते। मैंने तुम्हें गीदड़ की लाश के बारे में बताया था, वह भी दिलबीर सिंह की हरकत थी। डॉक्टर सतीश कानपुर जा रहा था रणबीर के घर की तलाशी लेने, ताकि विमला का खत ढूंढकर उसे जला सके। रास्ते में मुझसे मुठभेड़ हो गई, वह गिरफ्तार हो गया। उसके साथ और आदमी भी थे जो उसे गिरफ्तार होने के बाद रास्ते से ही पलट आए। उन्होंने इसकी खबर दिलबीर सिंह को दी। दिलबीर सिंह ने सोचा कि अब उसे भी ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना हो सकता है कि पुलिस वाले उससे उगलवा लें। फिर दिलबीर सिंह ने मुझ पर और हमीद पर भी हमला करवाया। लेकिन तुम अभी तक नहीं जानती कि मुझे ये कैसे मालूम हुआ कि दिलबीर सिंह ही मुजरिम है। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था, उनमें से एक की टॉर्च मेरे हाथ लग गई। उसकी उंगली के निशान इस टॉर्च पर बाकी रहे, जिन्हें मैंने कागज पर उतरवा लिया। मुझे दिलबीर सिंह पर शुरू से ही शक था, हालांकि वह एक अंधे का पाठ बड़ी सफाई से अंजाम दे रहा था। लेकिन हाँ, तो जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, तो तुम्हें याद होगा कि तुमने हम लोगों को शरबत पिलाया था। मैंने वह गिलास चुरा लिया जिसमें दिलबीर सिंह ने शरबत पिया था। उसमें दिलबीर सिंह की उंगलियों के निशान थे। उस गिलास के निशान और टॉर्च के निशान में कोई फर्क न निकला, और आपके ठाकुर साहब आखिरकार धर लिए गए। अच्छा, यह बताइए कि मेरा क्या हश्र होगा? सरोज ने परेशान होकर पूछा। कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचेगा। अब तुम इतनी बड़ी जायदाद की अकेली मालकिन हो। दिलबीर सिंह तो फांसी से बच नहीं सकता। मैं आपका शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं? मेरा कोई सगा भाई भी होता तो मेरे लिए इतना ना कर सकता। अच्छा, तो मुझे सगा भाई नहीं समझती? फरीदी ने रूठ जाने वाले अंदाज में कहा। मेरे भैया, सरोज ने कहा, और उसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू उमड़ आए। इन भाई बहनों की मोहब्बत देखकर हमीद भी अपने आंसू रोके बिना नहीं रह सका।